हेलो दोस्तों, द जिम कॉर्बेट डायरीज़ का आज 8वां पार्ट है और हमारी कहानी चल रही थी द मोहान मैन ईटर। अब पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि जिम कॉर्बेट मोहान पहुंच चुके थे और उन्हें रुकने के लिए फॉरेस्टर हट भी मिल गई थी। और कॉर्बेट और गांव वालों के बीच हुई चर्चा में इस बात का पता भी चला कि वो टाइगर घायल है, लेकिन गांव वाले नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि टाइगर घायल नहीं है। अब इसके आगे की कहानी सुनते हैं। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि रामनगर से गुजरते हुए मैंने तहसीलदार से कहा था कि वो मेरे लिए 2 छोटे नर भैंसे यानी पाड़े खरीद कर मोहान भिजवा दे, जहां मेरे आदमी उन्हें लेने आ जाएंगे। अब मैंने गांव वालों को बताया कि मेरा इरादा एक भैंसे को उस पेड़ के पास बांधने का है जहां 3 दिन पहले उस औरत को मारा गया था, और दूसरे भैंसे को चकनाकल जाने वाले रास्ते पर बांधना चाहता हूं मैं। गांव वालों ने कहा कि उनकी नज़र में इससे बेहतर जगहें नहीं हो सकती, लेकिन वो आपस में बात करके सुबह मुझे बताएंगे अगर उनके पास कोई और सुझाव हुआ तो। अब रात घिरने लगी थी। जाने से पहले गांव के मुखिया ने वादा किया कि वो सुबह आसपास के सभी गांवों में खबर भिजवा देगा। वो उन्हें मेरे आने की बात और मेरे यहाँ आने की वजह बताएगा और उन्हें ये समझाएगा कि अगर उनके इलाके के आसपास बाघ का कोई भी हमला या शिकार होता है तो वो बिना वक्त गवाए तुरंत मुझे इसकी सूचना दें। अब उस कमरे में सीलन की बदबू काफ़ी कम हो चुकी थी, हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत आ ही रही थी। फिर भी मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहाने और रात का खाना खाने के बाद मैंने दरवाज़ों को बंद रखने के लिए उनके आगे 2 पत्थर टिका दिए, क्योंकि उन्हें बंद करने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। अब दिन भर की भागदौड़ से मुझे बुरी तरह से थकान हो चुकी थी, इसीलिए मैं बिस्तर पर जाते ही सो गया। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मेरी नींद बहुत ही कच्ची है और करीब 2-3 घंटे बाद ही जंगल में किसी जानवर की हलचल सुनकर मेरी आंखें खुल गई। अब वो जानवर सीधा पिछले दरवाजे के करीब आ रहा था। मैंने अपनी राइफल और टॉर्च उठाई, पैर से पत्थर को हटाया और जैसे ही दरवाज़ा खोला मुझे जानवर के दूर जाने की आहट मिली। अब उसके कदमों की हल्की आवाज़ से ये लग रहा था कि वो बाघ भी हो सकता है और वो तेंदुआ भी हो सकता है या फिर शाही भी। अब आसपास जंगल इतना घना था कि मैं देख ही नहीं पाया कि आखिर वो था क्या। कमरे में लौटकर मैंने पत्थर को फिर से दरवाजे पर टिका दिया। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले में खराश हो रही है। मुझे लगा कि मोहान से पैदल चढ़ाई करके आने के बाद पसीने में हवा लगने की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब सुबह मेरे नौकर ने दरवाज़ा ढकेल कर खोला और चाय लेकर अंदर आया, तब मुझे पता चला कि मुझे लैरिंगाइटिस हो गया है। ये गले का गंभीर संक्रमण होता है और मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी है। शायद ये उस लंबे समय से बंद झोपड़ी में सोने का नतीजा था, जिसकी छत चमगादड़ों से भरी हुई थी। अब मेरे नौकर ने मुझे बताया कि वो और उसका साथी तो इस संक्रमण से बच गए थे, लेकिन लकड़ी रखने वाले गोदाम में ठहरे हुए वो 6 गढ़वाली वो इससे नहीं बच पाए थे। उन्हें भी गले की ये बीमारी हो गई थी जो मुझे हुई थी। अब मेरे पास दवा के नाम पर बस आयोडीन की 2 आउंस की एक शीशी थी और कुनैन की कुछ गोलियां थी। फिर अपनी गन केस में ढूंढने पर मुझे परमैग्नेट यानी लाल दवा का एक छोटा कागज़ का पैकेट मिला, जो मेरी बहन ने पिछली किसी यात्रा के दौरान मुझे दिया था। अब इस पैकेट पर बंदूक का रिसा हुआ ऑयल लगा था, लेकिन उसके दाने अभी भी घुलने लायक थे। अब मैंने गर्म पानी के एक टिन में अच्छी खासी मात्रा में वो दाने और थोड़ा आयोडीन मिला दिया। इससे जो गरारे का घोल बना वो बहुत असरदार था। भले ही उसने हमारे दांत काले कर दिए थे, लेकिन गले के दर्द और सूजन से हम सबको बड़ी राहत मिली। अब सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद मैंने अपने 4 आदमियों को नीचे मोहान भेजा ताकि वो उन भैंसों को ऊपर ला सकें, और मैं खुद उस जगह की पड़ताल करने निकल गया जहां उस औरत को मारा गया था। अब रात को मिले निर्देशों की मदद से मुझे उस जगह को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई जहां बाघ ने उस औरत पर तब हमला किया था और उसे मार डाला था जब वो कटी हुई घास का गट्ठर बांध रही थी। अब घास और वो रस्सी जिसका वो इस्तेमाल कर रही थी सब वैसे ही पड़े थे। साथ ही
उसकी साथियों द्वारा छोड़े गए 2 घास के गट्ठर भी वहीं पड़े हुए थे जो डर के मारे गांव की तरफ भाग गई थी। अब गांव के आदमियों ने मुझसे कहा था कि उस औरत की लाश मिली नहीं, लेकिन जंगल में 3 बिल्कुल सही सलामत रस्सियां और मारी गई उस औरत का हसिया, जिसे सिकल कहते हैं, वो पड़ा हुआ मिला। अब जब मैंने ये सामान पड़ा देखा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि असल में उस औरत को किसी ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की थी। अब उस औरत को एक छोटे से लैंडस्लाइड वाले हिस्से के ऊपरी सिरे पर मारा गया था और वो बाघ उसे घसीटते हुए ढलान से नीचे घनी झाड़ियों के झुरमुट में ले गया था। अब यहाँ वो बाघ थोड़ी देर रुका, शायद इसीलिए कि बाकी की 2 औरतें आंखों से ओझल हो जाएं। इसके बाद उसने पहाड़ी रिज को पार किया जो मेरी झोपड़ी से दिखाई दे रही थी, और फिर अपने शिकार को लेकर सीधी ढलान से नीचे घने पेड़ों और कटीली झाड़ियों वाले जंगल में 1 मील या इससे ज़्यादा दूर चला गया। अब बाघ के पंजों के निशान यानी पग मार्क और घसीटने के निशान यानी ड्रैग मार्क्स अब 4 दिन पुराने हो चुके थे, और अब इसी तरह उनका विश्लेषण करने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इसीलिए मैं अपनी फॉरेस्टर हट की तरफ वापस आ गया। अब पहाड़ी रिज की तरफ चढ़ाई बहुत खड़ी थी। दोपहर के करीब जब मैं झोपड़ी पहुंचा तो मैंने देखा कि बरामदे में अलग अलग बनावट और नाप के कई बर्तन सजे हुए रखे थे, और वो सब दूध से भरे हुए थे। पिछले दिन के वो मेरे कंडेंस मिल्क के डब्बे की वजह से आज दूध की इतनी भरमार थी कि मैं सचमुच उससे नहा सकता था। मेरे नौकरों ने मुझे बताया कि उन्होंने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर आदमी बरामदे में अपना बर्तन रखते हुए यही कह रहा था कि जब तक मैं उनके बीच रहूँगा वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि मुझे दोबारा डिब्बे वाला दूध ना पीना पड़े या उसकी चाय ना बनानी पड़े। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भैंसों को लेने मोहान गए मेरे आदमी रात होने से पहले लौट पाएंगे। इसलिए दोपहर के खाने के बाद मैं चकनाकल जाने वाले रास्ते का मुआयना करने निकल पड़ा। अब फॉरेस्टर हट से ये पहाड़ी ऊपर की तरफ धीरे धीरे लगभग 500 फीट की ऊंचाई तक उठान की तरफ जाती थी और मोटे तौर पर तिकोने आकार की ही थी। रास्ता आधे मील तक खेतों के बीच से निकलने के बाद तेजी से बाईं तरफ मुड़ता था, एक तीखे मोड़ के साथ। फिर एक खड़ी पथरीली पहाड़ी को पार करते हुए वापस पहाड़ी रिज पर पहुंचता था, और फिर दाईं तरफ मुड़कर रिज के सहारे नीचे चकनाकल की ओर जाता था। अब रिज पर पहुंचने के बाद कुछ देर तक तो ये रास्ता समतल ही था, यानी फ्लैट, लेकिन फिर एकदम खड़ी ढलान में बदल जाता था, जहां ढलान को आसान बनाने के लिए बीच बीच में कई हेयरपिन बैंड बने हुए थे, यानी घुमावदार मोड़। अब चूंकि मेरे पास पूरी दोपहर बाकी थी, इसीलिए मैंने रास्ते के लगभग 3 मील के हिस्से की बहुत बारीकी से पड़ताल की। जब कोई बाघ किसी रास्ते का लगातार इस्तेमाल करता है तो वो सड़क के किनारे पंजों से खरोंच कर स्क्रैच मार्क्स बना देता है। अपने आने जाने के निशान वो ज़रूर छोड़ता है, और ये खरोंचने के निशान जो ठीक उसी मकसद से बनाए जाते हैं जैसे घरेलू बिल्लियाँ और बिल्लियों की बाकी प्रजातियों के बाकी सभी जानवर बनाते हैं। और ये स्क्रैच मार्क एक शिकारी के लिए बहुत काम के होते हैं। इन निशानों से शिकारी को काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाता है, जैसे निशान बनाने वाला जानवर नर है या मादा, यानी मेल है या फीमेल, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा था, उसे यहाँ से गुजरे हुए कितना वक्त बीत चुका है, उसके मुख्य ठिकाने की दिशा और लगभग दूरी कितनी है, उसने किस तरह के शिकार किए हैं और क्या उसने हाल ही में इंसानी मांस खाया है। अब किसी अनजान इलाके में आदमखोर का शिकार करने वाले किसी शिकारी के लिए इतनी आसानी से मिलने वाली इस जानकारी की क्या अहमियत होती है, इसे मैं बखूबी जानता हूँ। अब टाइगर अपने इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों पर स्वाभाविक सी बात है कि अपने पगमार्क छोड़ते हैं, यानी पंजों के निशान, और ये पगमार्क भी काफ़ी सारी जानकारियां दे देते हैं, जैसे कि जानवर किस दिशा में और किस रफ्तार से जा रहा था, और वो मेल है या फीमेल, और उसकी उम्र कितनी है, उसके चारों पैर पूरी तरह से ठीक हैं या नहीं, और अगर ठीक नहीं है
तो कौन सा पैर खराब या जख्मी है। अब जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो लंबे समय से इस्तेमाल ना होने की वजह से छोटी और सख्त घास से ढक चुका था, इसीलिए एक दो गीली जगहों को छोड़कर ये रास्ता पंजों के निशान पकड़ने के लिए ठीक नहीं था। उन गीली जगहों में से भी एक जगह ठीक वही थी जहां रास्ता पहाड़ी रिज पर मिलता था, और उस जगह के ठीक नीचे सड़ा हुआ हरा और रुका हुआ पानी एक गड्ढे में भरा हुआ था, और जिसे देखकर लग रहा था कि जो पक्का सांभरों का एक अड्डा हो सकता है जहां वो पानी पीने आते हैं। अब खेतों के बाद जहां रास्ता बाईं तरफ मुड़ता था, उस मोड़ के ठीक पार मुझे खरोंच के कई निशान मिले, जिसमें सबसे ताज़ा निशान लगभग 3 दिन पुराने थे। इन निशानों से 200 गज आगे सड़क का 1/3 हिस्सा एक लटकती हुई चट्टान के नीचे से गुजरता था, और ये चट्टान 10 फीट ऊंची थी और उसके ऊपर 2-3 गज चौड़ी एक समतल जमीन थी, जो सड़क से केवल तभी दिखाई देती थी जब कोई और गांव की तरफ से चट्टान के पास पहुंचे। अब इस पहाड़ी रिज पर मुझे खरोंच के कुछ और निशान भी मिले, लेकिन पहले हेयरपिन मोड़ तक, यानी हेयरपिन बैंड तक। अब इस पहाड़ी रिज पर मुझे खरोंच के कुछ और निशान भी मिले, लेकिन पहले हेयरपिन बैंड तक पहुंचने से पहले मुझे पंजों का कोई निशान नहीं दिखा। यहाँ मोड़ को छोटा करने के चक्कर में उस बाघ ने नीचे नर्म मिट्टी पर छलांग लगाई थी, जहाँ उसके पैरों के निशान छूट गए थे। वो निशान 1 दिन पुराने थे और थोड़े बिगड़े हुए थे, लेकिन फिर भी ये साफ देखा जा सकता था कि वो एक बड़े बूढ़े नर बाघ के निशान थे। अब जब कोई इंसान एक ऐसे इलाके में चल रहा हो जहां आदमखोर बाघ का खतरा हो, तो रफ्तार का धीमा होना बहुत लाजमी है, क्योंकि रास्ते की हर एक रुकावट, चाहे वो कोई झाड़ी हो, पेड़ हो, चट्टान हो या ज़मीन का कोई ऐसा गड्ढा जहां मौत छिपकर बैठी हो सकती है, उसके पास से बेहद सावधानी से गुजरना पड़ता है। साथ ही अगर हवा ना चल रही हो, और उस शाम हवा बिल्कुल बंद थी जब मैं वहां जा रहा था, तो लगातार पीछे और दोनों तरफ पैनी नज़र भी रखनी पड़ती है। इसके अलावा वहां देखने और परखने के लिए और भी बहुत कुछ दिलचस्प था। अब चूंकि ये मई का महीना था, जब इस ऊंचाई पर यानी 4000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर ऑर्किड के फूल अपने पूरे उरूज में होते हैं। उस पहाड़ी के जंगलों में फूलों की इतनी सारी किस्में थीं जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब खूबसूरत सफ़ेद बटरफ्लाई ऑर्किड तो वहाँ भरमार में खिले हुए थे, और हर दूसरा बड़ा पेड़ मानो उनसे सजा हुआ था। यहीं पर मैंने पहली बार एक ऐसा पक्षी देखा जिसे बाद में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रेटर ने मेरे लिए माउंटेन क्रैग मार्टिन यानी पहाड़ी अबाबील के रूप में पहचाना। ये एक समान खाकी राख के रंग का पक्षी था, जिसके सीने पर हल्का गुलाबीपन था, और कद में ये रोजी पेस्टर यानी गुलाबी मैना से थोड़ा छोटा था। इन पक्षियों के साथ उनके बच्चे भी थे, जहां चारों बच्चे एक ऊंचे पेड़ की सूखी टहनी पर कतार में बैठे थे। वहीं मेल और फीमेल पक्षी कीड़े पकड़ने के लिए झपट्टा मारकर बार बार दूर जाते थे। वो लगभग 200-300 गज दूर तक उड़ के जाते और फिर अपने बच्चों के पास वापस लौट जाते थे। अब उनकी उड़ने की रफ्तार हैरान कर देने वाली थी। मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर भारत में परों वाला ऐसा कोई परिंदा नहीं है, यहाँ तक कि सर्दियों में आने वाली विशाल तिब्बती अबाबील यानी तिब्बतियन स्वॉलो भी नहीं, जो रफ्तार में इन मार्टिन्स का मुकाबला कर सके। इन पक्षियों की एक और बेहद दिलचस्प बात थी उनकी गज़ब की नज़र। कई बार वो मुड़ने और वापस आने से पहले कई 100 गज तक बिल्कुल सीधी लकीर में उड़ते चले जाते थे। जिस रफ्तार से वो उड़ रहे थे, उस पर इतनी लंबी दूरी तक किसी कीड़े का पीछा करना नामुमकिन था, और चूंकि हर उड़ान के बाद वो लौटकर बच्चों के खुले मुंह में कोई ना कोई बारीक चीज़ ज़रूर डालते थे, मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि वो इतनी दूर से भी कीड़ों को देख लेते थे, जहां इंसान का सबसे ताकतवर दूरबीन भी यानी फील्ड ग्लासेस भी उन कीड़ों को नहीं देख सकते थे। अपनी जान बचाते हुए और पंजों के निशानों पर नज़र रखते हुए
कुदरत के नज़ारों का मज़ा लेते हुए और जंगल की आवाज़ों को सुनते हुए वक्त तेज़ी से बीत गया। अब ढलान पर मोहान की तरफ 1 मील दूर एक सांबर जंगल के बाशिंदों को बाघ की मौजूदगी की चेतावनी दे रहा था, यानी एक सांबर अलार्म कॉल कर रहा था। जबकि चकनाकल वाले रास्ते पर एक कांकड़ यानी बार्किंग डियर और एक लंगूर किसी तेंदुए की मौजूदगी से सबको आगाह कर रहे थे। अब सूरज ढलते ढलते मैं वापस उसी लटकती हुई चट्टान के पास पहुंच गया। जैसे ही मैं उस चट्टान के करीब पहुंचा, मैंने भांप लिया कि अब तक मैंने जितना भी इलाका देखा था उनमें से सबसे खतरनाक जगह यही थी। चट्टान के ऊपर घास वाले हिस्से पर बैठा कोई भी बाघ रास्ते से ऊपर या नीचे गुजरने वाले किसी भी इंसान को, या इस पत्थर के ठीक नीचे आने वाले या इससे आगे निकलने वाले किसी भी इंसान को देख सकता है और उसका घात लगाकर वहाँ छिपकर इंतज़ार भी कर सकता है। और इसके बाद फिर वो इंसान पूरी तरह से उसके रहमो करम पर ही होगा। ये सचमुच एक बेहद खतरनाक जगह थी जिसे हमेशा जहन में रखने की ज़रूरत थी। जब मैं लौटकर फॉरेस्टर्स हट पहुंचा तो मैंने देखा कि भैंस के दोनों पाड़े आ चुके थे, लेकिन उस शाम उन्हें बांधने के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। अब मेरे आदमियों ने उस फॉरेस्टर्स हट के अंदर दिन भर से आग जलाकर रखी हुई थी, जिससे अब वहाँ की हवा बिल्कुल ताज़ा और साफ़ हो चुकी थी। फिर भी मैं दोबारा किसी बंद कमरे में सोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए सोने जाने से पहले मैंने उनसे 2 कटीली झाड़ियाँ कटवाईं और उन्हें दरवाज़ों की चौखटों में अच्छी तरह से ठूस कर फंसवा दिया। अब उस रात पिछले दरवाजे के पास जंगल में कोई हलचल नहीं हुई और एक गहरी सुकून भरी नींद के बाद जब मैं सुबह उठा तो मेरे गले की हालत पहले से काफ़ी बेहतर थी। अब मैंने सुबह का ज़्यादातर वक्त गांव वालों से बात करने और आदमखोर को लेकर उसके किस्से और उसे मारने की पिछली कोशिशों की कहानियां सुनने में बिता दिए। और सुबह के खाने के बाद मैंने एक भैंसे को उस छोटी पहाड़ी की रिज पर बांध दिया जिसे वो बाघ उस औरत को घसीटते समय पार करके गया था, और दूसरे पाड़े को मैंने उस हेयरपिन बैंड पर बांध दिया जहां मुझे बाघ के पंजों के ताज़ा निशान दिखे थे। अब अगली सुबह मैंने पाया कि मेरे दोनों भैंसे मेरे दिए हुए ढेर सारे घास को खाने के बाद चैन की नींद सो रहे थे। मैंने दोनों के गलों में घंटियां बांध रखी थी और जब मैं उनके पास पहुंचा तो घंटियों की आवाज़ ना आने से मुझे लगातार 2 बार मायूसी हाथ लगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा दोनों आराम से सो रहे थे। उस शाम मैंने दूसरे भैंसे की जगह बदली, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा दोनों आराम से सो रहे थे। अब उस शाम मैंने दूसरे भैंसे की जगह बदली और उसे हेयरपिन मोड़ से हटाकर उस जगह बांध दिया जहां रास्ता पहाड़ी रिज पर निकलता था, यानी उस रुके हुए गंदे पानी के गड्ढे के बिल्कुल पास। अब बाघ के शिकार के लिए आमतौर पर 2 ही तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें से एक है मचान पर बैठना और दूसरा है बीट ऑर्गेनाइज करना, यानी हांका लगाना। और दोनों ही सूरतों में छोटे नर भैंसे यानी पाड़ों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब तरीका ये होता है कि मचान बांधने या हांका लगाने के लिए सबसे परफेक्ट जगह चुनी जाती है और देर शाम को उस चारे को यानी बेट को ऐसी रस्सी से बांध दिया जाता है जिसे वो बेट खुद ना तोड़ सके, लेकिन बाघ आसानी से तोड़ ले। इसके बाद जब बाघ शिकार कर लेता है तो या तो पेड़ पर मचान बनाकर शिकार के ऊपर रात भर इंतज़ार किया जाता है, या फिर उस घने जंगल में हांका लगाया जाता है जहां बाघ अपने शिकार को खींच कर ले गया हो। अब मौजूदा हालात में इन दोनों में से कोई भी तरीका अपनाना मुमकिन नहीं था। मेरा गला पहले से काफ़ी ठीक तो था, लेकिन अब भी खराश बाकी थी और बिना खांसे ज़्यादा देर तक मचान में बैठ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ इतने बड़े घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों वाले इलाके में हांका लगवाना पूरी तरह से बेकार साबित होता, भले ही मैं 1000 आदमी क्यों ना जुटा लूं। इसीलिए मैंने बाघ का पीछा करके घात लगाने का फैसला किया, यानी अब मैं उस आदमखोर बाघ को स्टॉक करूंगा
इस मकसद से मैंने अपने दोनों भैंसों को बहुत सोच समझकर सही जगहों पर बांधा। मैंने इन्हें 1-1 इंच मोटी सन यानी हेम्प की 4 रस्सियों से मजबूत छोटे पेड़ों के साथ बांध दिया और उन्हें पूरे 24 घंटों के लिए जंगल में ही छोड़ दिया। अब मैं हर सुबह गोली चलाने लायक रोशनी होते ही बारी बारी से दोनों भैंसों की तरफ दबे पांव उनका मुआयना करने के लिए जाता और फिर शाम को भी यही करता, क्योंकि बाघ चाहे आदमखोर हो या ना हो, जिन इलाकों में कोई दखल नहीं होता वहाँ वो दिन में भी उतनी ही आसानी से शिकार करता है जितना कि रात में। अब दिन के वक्त मैं दूर दराज के गांवों से किसी खबर के आने का इंतज़ार करता और अपने गले का ख्याल भी रखता और आराम करता, और इस बीच मेरे 6 गढ़वाली साथी भैंसों को चारा पानी देने का काम संभालते थे। अब जब चौथी शाम मैं सूरज ढलते वक्त पहाड़ी रिज पर बंधे हुए भैंसे को देखकर लौट रहा था, तभी उस लटकती हुई चट्टान से 30 गज पहले रास्ते के एक मोड़ पर मुड़ते ही मुझे अचानक और करतक नौला आने के बाद पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं भारी खतरे में हूँ, और वो खतरा मेरे ठीक सामने वाली उसी चट्टान पर मौजूद था। अब 5 मिनट तक मैं अपनी नज़रें उस चट्टान के ऊपरी सिरे पर टिकाए हुए बिल्कुल मूर्ति बनकर खड़ा रहा, ताकि ज़रा सी भी हलचल पकड़ सकूं। अब इतनी कम दूरी से तो मैं बहुत छोटी हरकत भी बड़ी आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं हो रही थी। फिर भी 10 कदम आगे बढ़कर मैं दोबारा कई मिनटों तक टकटकी लगाए वहीं खड़ा रहा। कोई हरकत ना दिखने के बावजूद भी मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी कि वहाँ खतरा नहीं है। अब आदमखोर उसी चट्टान पर था और मुझे इस बात पर पूरा पक्का यकीन था, लेकिन अब सवाल ये था कि मैं इस वक्त करूं तो क्या करूं। अब वो पहाड़ी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत खड़ी थी और वो लंबी घास, पेड़ों और कटीली झाड़ियों से भरी हुई थी। रास्ता भले ही कितना भी खराब क्यों न रहा हो, अगर दिन का वक्त होता तो मैं पीछे लौटकर घूमते हुए बाग के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचने की कोशिश करता, ताकि उस पर ऊपर से गोली चला सकूं। लेकिन अब दिन की रोशनी सिर्फ आधे घंटे की ही बची थी और मुझे अभी लगभग 1 मील का सफ़र और तय करना था। ऐसे में रास्ते को छोड़ना सरासर पागलपन होता। इसीलिए मैंने अपनी राइफल का सेफ्टी कैच हटाया और राइफल को कंधे पर लगाया और उस चट्टान के नीचे से गुजरने के लिए आगे बढ़ गया। यहाँ रास्ता करीब 8 फीट चौड़ा था और मैं सड़क से बिल्कुल बाहरी किनारे पर जाकर केकड़े की तरह तिरछा चलने लगा। अब खाई में गिरने से बचने के लिए और अपने पैरों पर पूरा वज़न डालने से पहले मैं हर कदम पैर से ज़मीन को टटोल कर आगे बढ़ रहा था। इस तरह चलना धीमा और बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे ही मैं लटकती हुई चट्टान की सीध में पहुंचा और फिर उसे पार करने लगा, और मुझे उम्मीद थी कि बाघ वहीं रुका रहेगा जब तक कि मैं सड़क के उस हिस्से तक न पहुंच जाऊं जहां से मैं चट्टान के ऊपर की वो समतल ज़मीन देख सकता था, जिस पर वो बाघ घात लगाकर बैठा हुआ था। लेकिन उस आदमखोर ने मुझे सावधानी बरतते हुए देख लिया था और वो शायद मुझ पर इस स्थिति में हमला करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। अब मैं उस चट्टान से थोड़ा सा बाहर निकला ही था कि मेरे ऊपर से एक दबी हुई हल्की गुर्राहट की आवाज़ आई और थोड़ी ही देर बाद मेरी दाईं तरफ एक कांकड़ यानी बार्किंग डियर भौंकता हुआ भागा, और फिर उस तिकोनी पहाड़ की चोटी के पास 2 मादा सांबर खतरे की आवाज़ यानी अलार्म कॉल निकालने लगी। अब वो आदमखोर बाघ अपनी जान सही सलामत बचाकर निकल गया था, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं भी सही सलामत बच गया था। इसीलिए पछतावे की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हिसाब दोनों तरफ बराबर ही था। पहाड़ी पर जिस जगह से सांबर उसके होने की चेतावनी दे रहे थे, मुझे पूरा यकीन था कि वहाँ से उसे उस घंटी की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी जो मैंने गंदे पानी के पास एक भैंसे के गले में बांध रखी है। और जब मैं खेतों के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि आदमियों का एक झुंड मेरा इंतज़ार कर रहा है और उन्होंने भी
कांकड़ और सांबर की आवाज़ें सुन ली थी और उन्हें इस बात की मायूसी थी कि मुझे बाघ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मुझे अगली सुबह से बहुत उम्मीदें हैं, तो उनके चेहरों पर फिर से रौनक आ गई। अब रात के दौरान धूल भरी एक आंधी आई और फिर ज़ोरदार बारिश होने लगी और मुझे ये देखकर बड़ी परेशानी हुई कि उस झोपड़ी यानी फॉरेस्टर्स हट की छत में बहुत सारे छेद थे और पानी अंदर आ रहा था। फिर भी आखिरकार मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहां बाकी जगहों के मुकाबले कम पानी टपक रहा था। मैंने अपना कैंप वाला बिस्तर उसी तरफ खींचा और फिर से सो गया। अब जब मैं सुबह जागा तो सुबह का मौसम बेहद साफ था और वो सुबह बहुत सुहानी थी। बारिश ने हवा से धूल और तपिश को धो दिया था और सूरज की ताज़ा किरणों में हर पत्ता और घास का तिनका चमक रहा था। अब तक मैं रोज़ पहले पास वाले भैंस के पाड़े को देखने जाता था, लेकिन उस सुबह मेरे मन में रोज़ का नियम उलटने की इच्छा जाहिर हुई। मैंने अपने आदमियों को हिदायत दी कि जब धूप अच्छी तरह निकल आए तब जाकर पास वाले भैंसे को चारा दे आना। इसके बाद मैंने अपनी .450 राइफल को साफ किया, उसमें अच्छी तरह से ऑयलिंग की। ये एक बहुत ज़बरदस्त और असरदार हथियार था और कई सालों से मेरा एक भरोसेमंद और सच्चा साथी भी रहा था। फिर मैं बड़ी उम्मीदों के साथ चकनाकल वाले रास्ते पर चल पड़ा। अब उस लटकती हुई चट्टान ने, जिसे मैंने पिछली शाम इतनी मशक्क़त से पार किया था, अब मुझे एक पल के भी लिए नहीं डराया। उसे पार करने के बाद मैं पंजों के निशान ढूंढने लगा, क्योंकि बारिश ने सड़क की मिट्टी को नरम कर दिया था। लेकिन मुझे तब तक कुछ नहीं दिखा जब तक कि मैं सड़क के उस गीले हिस्से पर नहीं पहुंचा जो, जैसा कि मैंने बताया था, पहाड़ी रिज के पास और उस पानी के गड्ढे के करीब था जहां वो भैंसा बंधा हुआ था। और यहाँ नर्म मिट्टी में मुझे बाघ के पंजों के निशान यानी पग मार्क दिखे। वो निशान आंधी और बारिश आने से पहले के बने थे और पहाड़ी की रिज की तरफ जा रहे थे। इस जगह के पास सड़क के खाई वाले किनारे पर करीब 3 फीट ऊंची एक चट्टान थी। पिछली बार जब मैं इस रास्ते पर दबे पांव गया था तो मैंने देखा कि इस चट्टान पर खड़े होकर मैं सड़क के उभार के ऊपर से 40 गज दूर बंधे भैंस के पाड़े को साफ साफ देख सकता हूँ। अब जब मैं उस चट्टान पर चढ़ा और धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया तो मैंने देखा कि भैंसा वहाँ से गायब है। ये नज़ारा जितना चौंकाने वाला था उतना ही समझ से परे भी था। बाघ कहीं भैंसे को उठाकर जंगल के किसी दूर दराज इलाके में ना ले जाए। अब जहाँ गोली मारने का एकमात्र जरिया ज़मीन पर या पेड़ पर मचान बनाकर बैठना ही था, और जो मेरे गले की इस वक्त हालत थी, उस मामले में शांति से इस तरह से बैठना तो नामुमकिन था। इसीलिए मैंने 1 इंच मोटी सन यानी हेम्प की मजबूत रस्सी और इसके 4 फेरे लेकर उस पाड़े को बांधा था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बाघ उस शिकार को लेकर रफू चक्कर हो गया। मैंने बहुत पतले और रबर सोल वाले जूते पहन रखे थे और मैं बिल्कुल दबे पांव उस छोटे पेड़ के पास पहुंचा जिससे मैंने भैंसे को बांधा था, और ज़मीन पर बारीकी से मैंने जांच की। भैंसे को आंधी तूफान आने से पहले ही मार दिया गया था, लेकिन बारिश रुकने के बाद उसे बिना खाए ही वहां से खींच कर ले जाया गया था। अब जिन रस्सियों को मैंने एक साथ लपेटा था उनमें से 3 को चबाकर काटा गया था और चौथी को तोड़ दिया गया था। बाघ आमतौर पर रस्सियों को चबाकर नहीं काटते, लेकिन इस बार बाघ ने ऐसा ही किया था और वो शिकार को घसीटते हुए मोहान की तरफ वाली पहाड़ी ढलान से नीचे ले गया था। अब मेरी योजना पूरी तरह बिगड़ चुकी थी, पर गनीमत ये थी कि बारिश मेरी मददगार साबित हुई। सूखे पत्तों की मोटी चादर जो कल तक पैर रखने से खड़खड़ा रही थी, वो अब गीली हो चुकी थी। अब वो बहुत नर्म थी और शांत थी, और अगर मुझसे कोई चूक ना हो तो शिकार को खींचकर ले जाने में बाघ ने जो इतनी मशक्क़त की थी वही आखिरकार उसकी मौत का सबब बन सकती थी। ऐसे जंगल में घुसते वक्त जहाँ किसी भी पल फुर्ती से गोली चलाने की ज़रूरत पड़ सकती हो, मुझे तब तक तसल्ली नहीं मिलती जब तक मैं खुद ये पक्का न कर लूँ कि मेरी राइफ़ल लोड है या नहीं।
किसी आपातकालीन स्थिति में ट्रिगर दबाना और राइफल खाली होने की वजह से सीधा परलोक या फिर कहीं और पहुंच जाना एक ऐसी लापरवाही होगी जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। इसीलिए हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि लटकती हुई चट्टान पर आने से पहले मैंने अपनी राइफल लोड कर ली थी। फिर मैंने भी उसे खोला और कारतूस बाहर निकाले। मैंने एक कारतूस को बदला जिसका रंग उड़ चुका था और उस पर खरोंच यानी डेंट का निशान लगा था। इसके बाद सेफ्टी कैच को कई बार ऊपर नीचे करके देखा ताकि ये पक्का हो सके कि वो बिना अटके बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं कभी भी पैदल चलते हुए अपने हथियार को कॉक यानी लोडेड और तैयार करके पैदल नहीं चलता। और फिर मैं शिकार को घसीटे जाने के निशानों का पीछा करने चल पड़ा। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं ये शब्द ड्रैग यानी घसीटना। जब बाघ द्वारा अपने शिकार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ज़मीन पर कुछ निशान छूटते हैं तो इन निशानों से थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है, क्योंकि जब बाघ शिकार को किसी भी दूरी तक ले जाता है तो वो उसे घसीटता नहीं है बल्कि उठाकर ले जाता है। और अगर शिकार इतना भारी हो कि उठाया ना जा सके तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। अब कॉर्बेट कहते हैं कि मैंने एक बाघ को एक पूरी बड़ी गाय को 4 मील तक अपने मुंह में दबाकर उठाकर ले जाते देखा है। अब घसीटने के ये निशान शिकार के आकार और उसके पकड़ने के तरीके के हिसाब से गहरे या हल्के हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लें कि शिकार एक सांबर है और बाघ ने उसे गर्दन से पकड़ रखा है, तो उसका पिछला हिस्सा ज़मीन पर रगड़ता हुआ चलेगा और एक साफ निशान छोड़ेगा। दूसरी तरफ अगर सांबर को पीठ के बीच से पकड़ा गया है तो बहुत हल्का सा निशान बन सकता है या शायद बिल्कुल भी ना बने। इस मामले में बाघ भैंसे को गर्दन से पकड़कर ले जा रहा था और उसका पूरा पिछला हिस्सा ज़मीन पर रगड़ खा रहा था और ऐसे निशान बन रहे थे जिसका पीछा करना आसान था। अब लगभग 100 गज की दूरी तक बाघ पहाड़ की ढलान पर तिरछा चलता रहा जब तक कि वो चिकनी मिट्टी की एक खड़ी ढलान पर नहीं पहुंच गया। इस ढलान को पार करने की कोशिश में उसका पैर फिसल गया और शिकार उसके मुंह से एक बार छूट गया, जो पहाड़ी से 30-40 गज नीचे लुढ़क कर एक पेड़ से टकरा कर रुक गया। अब अपने शिकार के पास बाघ दोबारा गया। शिकार को दोबारा उठाते समय बाघ ने उसे पीठ से पकड़ा और उसके बाद से सिर्फ एक पैर कभी कभार ज़मीन को छू रहा था, जिससे बहुत हल्का निशान बन रहा था। फिर भी पहाड़ी पर बिछी हुई फर्न की उस चादर की वजह से उसका पीछा करना बहुत मुश्किल नहीं था। अब फिसलने की वजह से बाघ दिशा भूल गया था और अब वो तय नहीं कर पा रहा था कि शिकार को लेकर वो जाए कहाँ। पहले वो 200 गज दाईं तरफ गया, फिर रिंगाल यानी कि एक छोटे पहाड़ी बांस के घने झुरमुट में से होता हुआ 100 गज सीधे नीचे उतर गया। अब रिंगाल यानी पहाड़ी बांस के बीच बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाने के बाद वो बाईं तरफ मुड़ा और कुछ 100 गज तक पहाड़ी पर फिर से तिरछा चलता रहा जब तक कि वो एक बहुत बड़ी चट्टान के पास नहीं पहुंच गया और फिर उस चट्टान के दाईं तरफ से घूमकर आगे बढ़ा। ये चट्टान आने वाली दिशा की तरफ से ज़मीन के बिल्कुल बराबर थी और 20 फीट तक धीरे धीरे ऊंची उठते हुए एक बड़े घाटी नुमा गड्ढे के ऊपर से बाहर की ओर लगी हुई थी। अगर उस निकले हुए हिस्से के नीचे कोई गुफा या छिपने की जगह होती तो बाघ के अपने शिकार को वहां ले जाने की पूरी संभावना थी। इसलिए घसीटने के निशानों को छोड़कर मैं उस चट्टान पर चढ़ गया और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। नीचे और दोनों तरफ दिखने वाले ज़मीन के एक एक गज के हिस्से को बारीकी से मैंने स्कैन किया। जब मैं चट्टान से बिल्कुल किनारे पर पहुंचा और नीचे मैंने झांका तो मुझे मायूसी हुई। पहाड़ की ढलान सीधे चट्टानों में मिल रही थी और उसके नीचे मेरी उम्मीद के मुताबिक कोई गुफा या आड़ नहीं थी। अब चूंकि चट्टान के उस सिरे से नीचे की घाटी और आसपास के जंगल का नज़ारा बहुत साफ दिख रहा था और आदमखोर के हमले के लिहाज से वो जगह काफ़ी सुरक्षित भी थी, मैं वहीं बैठा रहा। जैसे ही मैं बैठा मेरी नज़र ठीक नीचे 40 या 50 गज की दूरी पर घनी छोटी झाड़ियों में पड़ी
एक लाल और सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। अब जब कोई घने जंगल में बाघ की तलाश कर रहा होता है तो आंख में खटकने वाली हर लाल रंग की चीज़ पहली नज़र में बाघ ही लगती है। यहाँ तो मुझे न सिर्फ बाघ का लाल रंग दिख रहा था बल्कि उसकी धारियाँ भी नज़र आ रही थी। अब पूरे 1 मिनट तक मैं टकटकी लगाकर उस चीज़ को देखता रहा। फिर ठीक उसी तरह जैसे किसी पहेली वाली तस्वीर में ढूंढने पर अचानक कोई चेहरा उभर कर साफ दिखने लगता है, मुझे भी समझ आ गया कि मैं जिसे देख रहा हूँ वो बाघ नहीं है बल्कि उसका शिकार है। वो लाल रंग उस ताज़ा खून का था जहाँ बाघ ने अभी अभी मांस खाया था, और वो धारियाँ असल में भैंसे की पसलियाँ थीं जिन पर से उसने खाल उधेड़ दी थी। मैंने उस पूरे 1 मिनट तक गोली रोके रखी। इसके लिए मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि ऐसे ही एक मामले में मेरे एक दोस्त ने उस शिकार पर 2 गोलियां दागकर एक शानदार बाघ का शिकार करने का मौका गंवा दिया था, जिसके ऊपर वो मचान बांधकर बैठने वाला था। गनीमत ये थी कि उसका निशाना बहुत पक्का था, इसीलिए शिकार को ढूंढने और मचान बांधने के लिए पहले से ही भेजे गए उसके 2 आदमी, जो गोली चलते वक्त झाड़ी की आड़ में शिकार के पास ही खड़े थे, बाल बाल बच गए। अब जब कोई बाघ जिसे किसी ने छेड़ा या परेशान ना किया हो अपने शिकार को यूं खुले में छोड़ देता है तो ये तय माना जा सकता है कि वह गिद्धों और दूसरे मुर्दाखोर जानवरों से अपने शिकार की रखवाली के लिए पास में ही कहीं दुबक कर बैठा हुआ है। भले ही मुझे बाघ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं था कि वो पास की घनी झाड़ियों में कहीं घात लगाकर नहीं बैठा है। अब बाघों को मक्खियाँ बहुत परेशानी देती हैं और वो ज़्यादा देर तक एक ही स्थिति में नहीं लेटे रह सकते, इसलिए मैंने वहीं टिके रहने और किसी भी हलचल पर नज़र रखने का फ़ैसला किया। लेकिन मैंने फैसला लिया ही था कि मेरे गले में अचानक तेज़ खुजली और खराश होने लगी। मैं लैरिंगाइटिस यानी गले के संक्रमण से पूरी तरह अभी उबरा नहीं था, और ये खराश इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि खांसना बिल्कुल लाजमी हो गया था। अब ऐसे मौक़ों पर इंसान जो आम तरीके आजमाता है, चाहे वो चर्च में हो या जंगल में, जैसे कि सांस रोकना और थूक गटकना, उनसे ज़रा भी राहत मुझे नहीं मिल रही थी। आखिरकार लाचार होकर मैंने गले को राहत देने के लिए लंगूर की खतरे वाली आवाज़ यानी उसकी अलार्म कॉल निकालने की कोशिश की, जिससे शायद मेरी खांसी में आराम मिलता और उस बाघ को भी मेरी मौजूदगी का पता नहीं चलता। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि जो टाइगर होता है वो अपने एम्बियंस में यानी आसपास के वातावरण में होने वाले शोर शराबे से पहले ही वाकिफ़ होता है, और वो पहचानता है कि उसे देखकर कौन कौन से जानवर आवाज़ें निकालते हैं। वो लंगूर की अलार्म कॉल भी पहचानता है, सांबर की भी पहचानता है, चीतल की भी पहचानता है और कांकड़ की भी पहचानता है। वो मोर की भी अलार्म कॉल जानता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई ऐसी आवाज़ जो जंगल में नहीं होती वो उसे सुनाई दे तो वो फ़ौरन अलर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जिम कॉर्बेट कह रहे हैं कि उन्होंने लंगूर की अलार्म कॉल के अंदाज में खांसा। अगर वो नॉर्मली खांसते तो वो बाघ अलर्ट हो जाता, और जब लंगूर की अलार्म कॉल की तरह इन्होंने खांसा तो उस बाघ को लग रहा होगा कि पेड़ पर बैठा कोई लंगूर उसे देखकर अलार्म कॉल कर रहा है, जिस पर वो उतना ध्यान नहीं देता। अब कहानी पर वापस आते हैं। अब जिम कॉर्बेट कहते हैं कि आखिरकार मैंने लंगूर की अलार्म कॉल निकालने की कोशिश की। आवाज़ों को लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल होता है, पर जो लोग हमारे जंगलों से वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये आवाज़ जो आधा मील दूर तक सुनी जा सकती है कुछ ऐसी होती है, खौक खौक खौक, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है और आखिर में खौक खौर रर पर ख़त्म होती है। अब सभी लंगूर बाघ को देखकर आवाज़ें नहीं लगाते, लेकिन हमारे पहाड़ियों वाले ज़रूर लगाते हैं, और चूंकि इस बाघ ने अपनी ज़िंदगी में शायद हर रोज़ ये आवाज़ सुनी थी, इसलिए ये इकलौती ऐसी आवाज़ थी जिसे सुनकर वो ज़रा भी सतर्क नहीं हुआ या उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब जल्दबाजी और घबराहट में मेरी निकाली हुई ये आवाज़ बहुत ज़्यादा असली तो नहीं लग रही थी,
लेकिन इसने मेरे गले की खराश को मिटाने का अपना काम बखूबी कर दिया था। अब इसके अगले आधे घंटे तक मैं उसी चट्टान पर बैठा रहा, किसी भी हरकत पर नज़र गड़ाए और जंगल के परिंदों और जानवरों की आवाज़ों से कोई सुराग मिलने का इंतज़ार करते हुए मैं वैसे ही बैठा रहा। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ तक बाघ कहीं भी मौजूद नहीं है, तब मैं चट्टान से नीचे उतरा और बेहद सावधानी से दबे पांव शिकार की तरफ बढ़ा। अब मुझे अफसोस है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि एक पूरा बड़ा बाघ एक बार में कितना मांस खा सकता है, लेकिन उसकी भूख का अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि वो 2 दिनों में एक पूरा बड़ा सांभर और 3 दिन में एक पूरा बड़े आकार का भैंसा पूरी तरह से चट कर सकता है, और शायद चौथे दिन के लिए बस थोड़ा बहुत नाश्ता ही छोड़ता है। अब जो भैंसा मैंने बांधा था वो शायद पूरी तरह बड़ा तो नहीं था, लेकिन किसी भी लिहाज से छोटा जानवर भी नहीं था, और बाघ उसे लगभग आधा खा चुका था। पेट में इतना भारी खाना होने की वजह से मुझे पक्का यकीन था कि वो ज़्यादा दूर तो नहीं गया होगा। अब चूंकि ज़मीन पर अभी भी गीलापन था और अगले 1-2 घंटे तक ऐसे ही ज़मीन रहने वाली थी, इसलिए मैंने पता लगाने का फ़ैसला किया कि वो किस दिशा में गया है, और अगर मुमकिन हो तो दबे पांव उसका पीछा करके मैं उस पर घात लगाने की भी कोशिश करूँगा। अब शिकार के पास चारों तरफ पंजों के निशानों की भरमार थी, लेकिन धीरे धीरे गोल दायरा बढ़ाते हुए आखिरकार मुझे वो रास्ता मिल गया जिससे होकर बाघ वहाँ से निकला था। अब खुर वाले जानवरों के मुकाबले गद्देदार पंजे वाले जानवरों के पैरों के निशान ढूंढना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी बरसों के तजुर्बे के बाद इस तरह पीछा करने में उतनी ही कम मशक्क़त लगती है जितनी किसी खोजी कुत्ते को गंध पकड़ने में लगती है। एक परछाई की तरह खामोशी से और आहिस्ता कदमों से मैंने निशानों का पीछा करना शुरू किया। अब क्योंकि मैं जानता था कि बाघ बिल्कुल करीब ही होगा, और जब मैं 100 गज आगे बढ़ा तो मुझे लगभग 20 फीट चौड़ी एक समतल ज़मीन मिली जिस पर छोटी और नर्म घास की चादर बिछी हुई थी। ये वही घास थी जिसकी जड़ों से भीनी भीनी खुशबू आती है। इसी घास पर बाघ लेटा हुआ था और उसके भारी शरीर की छाप बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। मैं उस छाप को देखकर यह अंदाज़ा लगा ही रहा था कि वो जानवर कितना बड़ा रहा होगा। तभी मेरी नज़र दबी हुई घास के कुछ तिनकों पर पड़ी जो धीरे धीरे उठकर वापस सीधे खड़े हो रहे थे। इसका साफ मतलब था कि बाघ यहाँ से अभी अभी उठकर गया है, और शायद 1 आधा मिनट पहले ही वो यहाँ से गया है। अब उस जगह की बनावट का अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि बाघ शिकार को उत्तर दिशा से नीचे खींचकर लाया था और उसे छोड़कर पश्चिम की तरफ गया था, और वो चट्टान जिस पर मैं बैठा था वो शिकार और उस जगह के जहाँ मैं अब खड़ा था, ये तीनों मिलाकर एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल बना रहे थे। अब इसकी एक भुजा 40 गज और बाकी दोनों भुजाएं 100-100 गज लंबी थी। घास के तिनकों को सीधा खड़ा होते देखकर मेरा पहला ख्याल यही आया कि बाघ ने मुझे देख लिया है और वो खिसक गया है, लेकिन जल्द ही मुझे लगा कि ऐसा होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस घास वाली जगह से ना तो वो चट्टान दिखती थी और ना ही शिकार। और जब से मैंने उसके पैरों के निशानों का पीछा करना शुरू किया था तब से उसने मुझे नहीं देखा था। इस बात को लेकर मेरा यकीन पूरी तरह से पक्का था। तो फिर वो अपना आरामदायक बिस्तर छोड़कर क्यों चला गया, ये एक सवाल था। अब मेरी गर्दन के पीछे पड़ती धूप ने इसका जवाब दे दिया। अब मई की उस उमस भरी सुबह में सुबह के अब 9 बज चुके थे। सूरज और पेड़ों के ऊपरी हिस्सों की तरफ नज़र डालने से जहाँ से धूप छनकर आ रही थी, ये साफ दिख रहा था कि घास पर पिछले 10 मिनट से सीधी धूप पड़ रही थी, और जाहिर सी बात है कि बाघ को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, और मेरे वहाँ पहुँचने के कुछ ही मिनटों पहले वो किसी छांव वाली जगह की तलाश में वहाँ से उठकर चला गया है। अब जैसा कि मैंने बताया, वो घास का टुकड़ा करीब 20 फीट चौड़ा था,
और जिस तरफ से मैं आया था उसकी दूसरी तरफ उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर एक गिरा हुआ पेड़ पड़ा था। इस पेड़ का तना करीब 4 फीट मोटा था और चूंकि ये उस समय घास के टुकड़े के किनारे पर पड़ा था जिसके बीच में मैं अभी खड़ा हुआ था, इसलिए ये मुझसे महज 10 फीट की दूरी पर था। अब पेड़ की जड़ों वाला हिस्सा यानी वो सिरा पहाड़ी की ढलान पर टिका हुआ था जो यहाँ से तेजी से ऊपर उठती थी और घनी झाड़ियों से भरी हुई थी, और टहनियों वाला सिरा जो कि पेड़ गिरने पर टूट गया था पहाड़ी ढलान से बाहर हवा में निकला हुआ था। पेड़ के उस पार पहाड़ी लगभग सीधी खड़ी दीवार जैसी थी और उसकी ढलान से चट्टान की एक संकरी मुंडेर यानी पतली पगडंडी जैसी जगह गुजरती थी जो 30 गज आगे जाकर घने जंगल में ओझल हो जाती थी। अब यह मेरा अंदाज़ा सही था कि धूप की वजह से ही बाघ ने अपनी जगह बदली थी, तो उसे गिरे हुए पेड़ की आड़ से बेहतर छांव वाली जगह सुस्ताने के लिए और कहीं नहीं मिल सकती थी। और इस बात की तसल्ली करने का सिर्फ एक ही तरीका था, पेड़ के पास जाना और उसके पार नीचे झांकना। तभी कई साल पहले पंच मैगजीन में देखी गई एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ गई। उस तस्वीर में एक अकेला शिकारी शेर का शिकार करने निकला था और जैसे ही उसने ऊपर उस चट्टान की तरफ देखा जिसके पास से वो गुजर रहा था, उसकी नज़र सीधे अफ्रीका के सबसे विशाल शेर के गुर्राते हुए चेहरे पर पड़ी और उस तस्वीर के नीचे लिखा था कि जब आप शेर को ढूंढने निकलें तो आप पहले पूरी तरह से ये पक्का कर लें कि आप सचमुच में उसका सामना करना चाहते हैं। हाँ, बस फ़र्क इतना सा था कि अफ्रीका में मेरा वो दोस्त ऊपर शेर के चेहरे में देख रहा था और मुझे नीचे झांककर इस बाघ के चेहरे में देखना था। बाकी दोनों हालात ये मानकर कि बाघ पेड़ के उसी पार था बिल्कुल एक जैसे ही थे। अब नरम घास पर अपने पैरों को एक एक इंच आगे बढ़ाते हुए मैं पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। मेरे और पेड़ के बीच की आधी दूरी तय होते ही चट्टान की उस संकरी मुंडेर पर मेरी नज़र करीब 3 इंच लंबी एक काली और पीली चीज़ पर पड़ी। अब मुझे दिखा कि वो मुंडेर असल में जानवरों की एक पगडंडी थी, यानी वो एक गेम ट्रेल था। और पूरे एक लंबे मिनट तक मैं उस बेजान सी चीज़ को टकटकी लगाकर देखता रहा जब तक मुझे पक्का यकीन नहीं हो गया कि वो बाघ की पूंछ है। अगर तो उस पूंछ की दिशा मुझसे दूर की तरफ है तो जाहिर है कि उसका सिर मेरी तरफ होना चाहिए, और चूंकि वो मुंडेर सिर्फ 2 फीट चौड़ी थी इसलिए वो बाघ दुबक कर घात लगाए इसी इंतज़ार में बैठा हो सकता था कि जैसे ही मेरा सिर पेड़ के तने के ऊपर से दिखे वो झपट्टा मार देगा। अब पूंछ का सिरा मुझसे लगभग 20 फीट की दूरी पर था और दुबकी हुई हालत में बाघ की लंबाई 8 फीट मान लें तो उसका सिर मुझसे महज 12 फीट की दूरी पर होगा। लेकिन उस पर कोई निर्णायक और घातक वार करने लायक उसका शरीर देखने के लिए मुझे और पास जाना पड़ता, और अगर मुझे यहाँ से अपने पैरों पर जिंदा वापस लौटना था तो वो गोली ऐसी होनी ज़रूरी थी जो उसे एक ही झटके में पूरी तरह ढेर कर दे। और अब ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपनी राइफ़ल को अनकॉक यानी सेफ्टी लॉक लगाकर चलने की अपनी आदत पर पछतावा हो रहा था। अब मेरी .450400 नाइट्रो एक्सप्रेस का सेफ्टी कैच हटते वक्त एक क्लिक की आवाज़ आती है, और इस वक्त कोई भी आवाज़ होने का मतलब था या तो बाघ सीधे मेरे ऊपर कूद जाता या फिर पहाड़ी की ढलान से नीचे कूदकर ऐसा भागता कि मुझे गोली चलाने का कोई मौका ही नहीं मिलता। अब इंच दर इंच मैं फिर से आगे रेंगने लगा जब तक कि मैं पूरी पूंछ और उसके बाद उसके पिछले हिस्से पर नज़र नहीं गड़ा पाया। जब मैंने उसका पिछला हिस्सा देखा तो खुशी के मारे मेरी चीख निकल जाती, क्योंकि उससे साफ पता चल रहा था कि बाघ झपट्टा मारने की फिराक में घात लगाकर नहीं बैठा है, बल्कि वो तो बेसुध लेटा हुआ पड़ा है। उस 2 फीट चौड़ी मुंडेर पर सिर्फ उसके शरीर के टिकने भर की जगह थी, इसलिए उसने अपनी पिछली टांगें बाहर फैला रखी थी जो कि लगभग सीधी खड़ी पहाड़ी ढलान पर उगे
एक बांज के छोटे पेड़ की टहनियों पर टिकी हुई थी। अब एक कदम और बढ़ते ही उसका पेट नजर आया और जिस तरह वो एक लय में ऊपर नीचे हो रहा था, मैं समझ गया कि वो अब गहरी नींद में सो चुका है। अब मैं थोड़ी कम सुस्ती से आगे बढ़ा, जब तक कि उसका कंधा और फिर उसका पूरा शरीर मेरी आंखों के सामने नहीं आ गया। अब उसके सिर का पिछला हिस्सा घास के उस टुकड़े के छोर पर टिका हुआ था, जो कि गिरे हुए पेड़ के पार 3-4 फीट आगे तक फैला हुआ था। उसकी आंख कसकर बंद थी और उसकी नाक सीधे आसमान की तरफ थी। अब राइफल की नाल को सीधा मैंने उसके माथे पर साधते हुए ट्रिगर को दबाया और उस पर लगातार दबाव बनाए रखते हुए ही सेफ्टी कैच को धीरे से ऊपर खिसका दिया। और मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि राइफल चलाने का ये उल्टा तरीका काम करेगा या नहीं, लेकिन इसने काम कर दिया। अब इतनी कम दूरी से वो सॉफ्ट नोज की भारी गोली उसके माथे में धंसी तो उसके जिस्म में एक थरथराहट तक नहीं हुई। उसकी पूंछ सीधी फैली की फैली रह गई और उसकी पिछली टांगें वैसे ही छोटे पेड़ के ऊपर डालियों पर टिकी ही रही और उसकी नाक बदस्तूर आसमान की तरफ ही उठी रही। कुल मिलाकर उसने कोई हरकत नहीं की। अब यहाँ तक कि मैंने पहली गोली के बाद एक दूसरी और गैर ज़रूरी गोली भी दाग दी, तब भी उसकी स्थिति में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। बस इकलौता फ़र्क ये था कि उसका पेट अब ऊपर नीचे होना बंद हो गया था, यानी उसकी सांसें अब रुक गई थी और उसके माथे के 2 हैरतअंगेज रूप से छोटे सुराखों से धीरे धीरे खून रिस रहा था। अब मुझे पता नहीं कि बाघ का इतना करीब होना दूसरे पर कितना असर डालता है, लेकिन मुझ पर इसका ऐसा असर होता है कि मेरी सांसें फूल जाती हैं। शायद जितनी घबराहट की वजह से फूलती हैं, उतनी ही रोमांच की वजह से भी, और दिल में बस थोड़ा सुस्ताने की चाह जाग उठती है। मैं उस गिरे हुए पेड़ पर बैठ गया और फिर मैंने अपनी सिगरेट सुलगाई, जिस सिगरेट से मैंने गला खराब होने के बाद 1 दिन तक परहेज रखा था और अपने ख्यालों को भटकाने के लिए उसे आज़ाद छोड़ दिया था। अब किसी भी काम को बखूबी अंजाम देना एक गहरा सुकून देता है, और अभी अभी पूरा हुआ मेरा ये काम भी कोई अपवाद नहीं था। अब उस जगह पर मेरी मौजूदगी की इकलौती वजह उस आदमखोर का खात्मा करना ही था, और 2 घंटे पहले सड़क छोड़ने से राइफल का सेफ्टी कैच ऊपर खिसकाने तक, यानी उस आखिरी पल तक लंगूर की आवाज़ निकालने समेत सब कुछ बिना किसी चूक के बिल्कुल सटीक बैठा था। अब इसमें एक बड़ा सुकून था, कुछ वैसा ही सुकून जैसे मुझे लगता है कि कोई लेखक तब महसूस करता होगा जब वो अपनी उस कहानी के अंत में समाप्त लिखता है, जिसका ताना बाना कदम कदम बिल्कुल उसकी मर्जी के मुताबिक खुला होता है। हालांकि मेरे लिए ये अंत पूरी तरह से संतोषजनक नहीं था, क्योंकि मैंने उस जानवर को, जो मुझसे महज 5 फीट की दूरी पर था, उसे नींद में ही मार दिया था। इस मामले में मेरी अपनी व्यक्तिगत भावनाएं दूसरों के लिए शायद बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं आप भी ये ना सोचें कि सोते हुए जानवर को मारना खेल भावना यानी फेयर प्ले के खिलाफ था। और अगर ऐसा है तो मैं आपके सामने वो दलीलें रखना चाहता हूँ जो मैंने खुद को समझाई थी, इस उम्मीद में कि वो आपको मुझसे ज़्यादा तसल्ली बख्श लगेंगी। अब वो दलीलें ये थीं, पहली तो ये थी कि वो बाघ आदमखोर था जिसका ज़िंदा रहने से ज़्यादा मरना ज़रूरी था। दूसरी ये कि इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मरते वक्त वो जाग रहा था या सो रहा था। और तीसरी ये कि अगर मैं उसका पेट ऊपर नीचे होते देखकर वहाँ से पीछे हट जाता तो उसके बाद वो जितने भी इंसानों को मारता, उसकी मौतों का नैतिक जिम्मेदार मैं खुद होता। और आप मानेंगे कि मेरे इस कदम को सही ठहराने के लिए ये सारी दलीलें बिल्कुल वाजिब और ठोस थीं, लेकिन फिर भी ये पछतावा दिल में रह ही जाता है कि खुद पर आने वाले खतरे के डर से, या हाथ आए इस इकलौते मौके को गंवा देने के खौफ से, या शायद इन दोनों वजहों से मैंने उस सोते हुए जानवर को जगाकर उसे मुकाबला करने का एक निष्पक्ष मौका नहीं दिया। अब वो आदमखोर मर चुका था, और अगर
मैं अपनी इस ट्रॉफी को नीचे खाई में गिरकर खराब होने से बचाना चाहता था, तो उसे बिना किसी देरी के उस सकड़ी मुंडेर से हटाना ज़रूरी था। अब राइफल को, जिसकी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, उसी गिरे हुए पेड़ के सहारे टिकाकर मैं ऊपर सड़क की तरफ चढ़ा। खेतों के पास वाले मोड़ पर पहुंचकर मैंने अपने हाथों को भोंपू बनाया और पहाड़ों व घाटियों में गूंजने वाली एक ज़ोरदार पुकार यानी कुई मेथड वाली आवाज़ लगाई। और मुझे दोबारा आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले भैंसे को देखकर लौटते वक्त मेरे आदमियों ने 2 गोलियों की आवाज़ सुन ली थी और वो मेरी पुकार की हद में मौजूद थे। अब उनसे जितनी तेज़ी से हो सका वो गांव की तरफ दौड़े ताकि जितने हो सके उतने आदमी इकट्ठे करके लाएं। मेरी पुकार सुनते ही पूरी भीड़ बदहवास होकर दौड़ती हुई रास्ते से मुझसे मिलने नीचे चली आई। अब जब मजबूत रस्सियां और एक कुल्हाड़ी मंगवा ली गई तो मैं भीड़ को अपने साथ वापस ले गया। मेरे बाग के चारों तरफ मजबूत रस्सियां कसने के बाद कई मददगार हाथों ने उसे आधा उठाकर और आधा घसीटते हुए मुंडेर से बाहर निकाला और गिरे हुए पेड़ के पार उस घास वाले टुकड़े पर ले गए। अब यहाँ पर मेरा इरादा था कि उसकी खाल मैं उतारूं, लेकिन गांव वालों ने मुझसे मिन्नतें की कि मैं ऐसा अभी ना करूं। उनका कहना था कि करतक नौला और आसपास के गांवों की औरतें और बच्चे बेहद मायूस होंगे अगर वो आंखों से इस बाग को देख नहीं पाएंगे, और वो उदास होंगे अगर उन्हें तसल्ली का मौका नहीं मिला कि वो आदमखोर जिसके खौफ के साए में वो बरसों से जी रहे थे और जिसने पूरे इलाके में अपना आतंक फैला रखा था, वो सचमुच और हमेशा के लिए मर चुका है। अब जब बाग को उठाकर फॉरेस्टर्स हट की तरफ ले जाने के लिए 2 छोटे पेड़ों को काटा जा रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ आदमी बाग के जिस्म पर हाथ फेर कर टटोल रहे थे। मैं समझ गया कि वो अपनी इस बात की तसल्ली कर रहे थे कि बाघ जख्मी नहीं था। झोपड़ी पर पहुंचकर मैंने बाघ को एक बड़े फैलते हुए पेड़ की छांव में रखा और गांव वालों को बता दिया कि वो इसे दोपहर 2 बजे तक देख सकते हैं। इससे ज़्यादा वक्त मैं उन्हें दे नहीं सकता क्योंकि दिन बहुत गर्म था और बाल झड़ने और खाल के खराब होने का भारी खतरा भी था। मैंने खुद अब तक बाघ को बहुत बारीकी से नहीं देखा था, लेकिन दोपहर के 2 बजे जब मैंने खाल उतारना शुरू किया और उसे पीठ के बल लेटाया तो मैंने देखा कि उसके बाएं अगले पैर के अंदरूनी हिस्से के ज़्यादातर बाल गायब थे। साथ ही उसकी खाल में कई छोटे छोटे छेद भी थे जिनसे गाढ़ा पीला मवाद रिस रहा था। अब मैंने उन छेदों की तरफ किसी का ध्यान नहीं दिलाया और उस पैर की खाल को उतारने का काम आखिर के लिए छोड़ दिया, जो दाएं पैर के मुकाबले काफ़ी सूख कर पतला हो गया था। अब जब बाकी पूरे शरीर की खाल उतार ली गई तब मैंने सीने से लेकर उस सड़े हुए बाएं पैर के तलवे तक एक लंबा चीरा लगाया और जैसे जैसे मैं खाल हटाता गया मांस के अंदर से एक के बाद एक साही के कांटे मैं बाहर खींचता चला गया, जिन्हें आसपास खड़े लोग यादगार के तौर पर लपक लपक कर अपने पास रख रहे थे। इनमें सबसे लंबा कांटा करीब 5 इंच का था और उनकी कुल तादाद 25 से 30 के बीच में थी। सीने से लेकर पैर के तलवे तक खाल के नीचे का मांस चिपचिपा और साबुन जैसा और गहरे पीले रंग का हो चुका था। उस लाचार जानवर के चलते वक्त कराहने की ये बिल्कुल वाजिब वजह थी और उसके आदमखोर बनने और लगातार बने रहने का भी यही पूरा और पुख्ता कारण था, क्योंकि साही के कांटे चाहे जितने भी साल मांस में धंसे रहते हैं, कभी गलते या घुलते नहीं हैं। मैंने अपने मारे हुए आदमखोर बाघों के शरीर से 200 के करीब साही के कांटे निकाले होंगे। उनमें से कई कांटे तो 9 इंच से भी ज़्यादा लंबे और पेंसिल जितने मोटे थे। ज़्यादातर कांटे सख्त मांसपेशियों में धंसे हुए थे, कुछ हड्डियों के बीच मजबूती से फंस गए थे और वो सभी खाल के ठीक नीचे से टूट गए थे। बेशक बाघों के शरीर में साही के कांटे खाने के लिए उनका शिकार करते वक्त ही घुसे होंगे, लेकिन सवाल ये उठता है, जिसका मुझे अफसोस है कि मैं कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकता, कि बाघों जैसे अक्लमंद और फुर्तीले जानवर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं
कि वो कांटों को अपने अंदर इतनी गहराई तक धंसने दें, या फिर वो अपनी हरकतों में इतने सुस्त कैसे पड़ जाते हैं कि शाही, जिसका अपना बचाव करने का इकलौता तरीका उल्टे पैर भागना ही है, उन्हें इस तरह घायल कर दें। और इसके अलावा ये कांटे खाल के नीचे से कैसे टूट जाते हैं, क्योंकि शाही के कांटे इतने नाजुक या भुरभुरे नहीं होते कि आसानी से टूट जाएं। अब तेंदुओं को भी शाही का मांस खाना उतना ही पसंद होता है जितना हमारे पहाड़ियों के बाघों को, लेकिन उनके शरीर में कांटे नहीं धंसते, क्योंकि वो शाही का शिकार, जैसा कि मैंने खुद देखा है, उसे सीधे सिर से दबोच कर करते हैं। और बाघ तेंदुओं जैसा ये सुरक्षित और आसान तरीका अपनाकर खुद को जख्मी होने से बचा क्यों नहीं लेते। यह मेरे लिए आज भी एक पहेली है कि इतना अक्लमंद जानवर बार बार ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करता है। और अब बहुत साल पहले उस डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में जिक्र किए गए 3 आदमखोर बाघों में से दूसरे की कहानी मैंने आपको पूरी सुना दी है। मौका मिलते ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तीसरे बाघ यानी कांडा के आदमखोर का अंत मैंने कैसे किया। दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस तरह से पूरी होती है ये कहानी जिसका नाम था द वुहान मैन ईटर। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।